आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा एक ही मुद्दा रहा, मुद्दा कश्मीर का, मुद्दा पीओके का। आखिर पीओके किसकी गलती थी? इतिहास तक के इस एपिसोड में ऐतिहासिक तथ्यों के साथ हम समझेंगे कि आखिर पीओके के पीछे असली वजह क्या है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। लेकिन उससे पहले कुछ फौरी तौर पर किरदारों को आप समझ लीजिए जिनका जिक्र इस वीडियो में कई बार आएगा। पहला, भारत पाकिस्तान का बंटवारा। दूसरा, कबायली हमला। तीसरा, रियासतों का एकीकरण। चौथा, कश्मीर और वहां के हिंदू राजा हरि सिंह। पांचवा, भारत के तत्कालीन गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक नाम और है और वो नाम है शेख अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कर्ता धर्ता। ये वो नाम है जिनके इर्द गिर्द ही कश्मीर की तस्वीर उभरती है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पीओके बनने के लिए कौन जिम्मेदार था, पंडित नेहरू या और कोई, या फिर नई नई आजादी मिलने के बाद भारत की तत्कालीन परिस्थितियां, या फिर खुद राजा हरि सिंह। ये जानने के लिए सबसे पहले हमें आजादी से 15 दिन पहले चलना होगा, तब जब गांधी जी आखिरी बार कश्मीर गए थे, यानी 1 अगस्त 1947। शेख अब्दुल्ला की किताब द फ्लेम ऑफ चिनार के मुताबिक गांधी जी शेख अब्दुल्ला की रिहाई को लेकर कश्मीर गए थे। जब गांधी श्रीनगर पहुंचे तो उनका स्वागत महाराजा हरि सिंह की पत्नी तारा देवी ने दूध के गिलास के साथ किया, लेकिन गांधी जी ने तभी ये कह दिया कि वो उस राजा का दूध नहीं पी सकते जिसकी प्रजा दुखी हो। उन्होंने राजा के आतिथ्य की जगह शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस का आतिथ्य स्वीकार किया। तो कुल मिलाकर गांधी की कश्मीर यात्रा से लेकर 15 अगस्त 1947 तक कश्मीर में बहुत कुछ चल रहा था। इसी के बीच 13 अगस्त 1947 को हरि सिंह ने एक चाल चली। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री जनक सिंह से भारत और पाकिस्तान दोनों को स्टैंड स्टिल समझौते का प्रस्ताव भेज दिया। ये प्रस्ताव दरअसल विलय का फैसला न हो पाने की स्थिति में भारत और पाकिस्तान के साथ विभिन्न क्षेत्रों में यथास्थिति बनाए रखने का समझौता था। पाकिस्तान ने यह समझौता 15 अगस्त 1947 को स्वीकार कर लिया, लेकिन भारत सरकार ने अपनी रणनीति के चलते ये समझौता करने से पहले संधि की बात की, जिसे राजा ने कोई माकूल जवाब नहीं दिया और बात नहीं बन पाई। इस पूरी घटना का जिक्र मशहूर राजनीतिक टिप्पणीकार और लेखक बलराजपुरी अपनी किताब कश्मीर इमरजेंसी एंड आफ्टर में काफी विस्तार से लिखते हैं। यहाँ पर आपको कश्मीर के तत्कालीन राजा हरि सिंह और शेख अब्दुल्ला के संबंधों के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चलकर इन संबंधों के इर्द गिर्द नेहरू देखे जाते हैं और इन दोनों किरदारों के संबंधों पर बहुत विस्तार से अजीत भट्टाचार्य ने अपनी किताब कश्मीर अ वुंडेड वैली में काफी डिटेल में लिखा है। दरअसल हरि सिंह कश्मीर के राजा बने सितंबर 1925 में। इससे ठीक 20 साल पहले शेख अब्दुल्ला का जन्म हुआ। शेख अब्दुल्ला और हरि सिंह में काफी ज्यादा दुश्मनी थी और इसका कारण था कश्मीर के राजशाही वाले प्रशासन में वहां के बहुसंख्यक मुसलमानों को संख्या के हिसाब से नौकरी पर न रखना। लेकिन दूसरी तरफ नेहरू से शेख अब्दुल्ला के बेहद अच्छे रिश्ते थे। यहाँ पर राजा हरि सिंह के राजशाही वाले स्वभाव के बारे में भी आप थोड़ा जान लीजिए। जब 1925 में हरि सिंह कश्मीर की गद्दी पर बैठे, तब से वो अपना ज्यादातर वक्त बंबई के रेस कोर्स और कश्मीर रियासत के जंगलों में शिकार करने में बिताते थे। हरि सिंह की चौथी और सबसे छोटी रानी शिकायत भरे लहजे में यहाँ तक कहती हैं कि कभी ऐसे लोगों से मिलते नहीं थे जो समस्याएं पैदा करते हो। वो हमेशा अपने खुशामद दरबारियों और अपने प्रियजनों से घिरे रहते थे, इसलिए वो कभी नहीं जान पाते कि दुनिया में क्या चल रहा है। ये बात महाराजा हरि सिंह के बेटे करण सिंह ने अपनी मां के शब्दों को कोट करते हुए अपनी ऑटोबायोग्राफी के पेज नंबर 18-19 में लिखा है। अब चलिए एक बार फिर वहीं लौटते हैं जहां पाकिस्तान लगातार हरि सिंह पर दबाव बना रहा था। उधर राजा हरि सिंह का स्टैंड स्टिल समझौता भारत से टूट चुका था। इधर पाकिस्तान ने कश्मीर पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के साथ महाराजा हरि सिंह के रिश्ते लगातार खराब हो रहे थे। इसी के चलते उन्होंने एक के बाद एक लगातार 2 प्रधानमंत्रियों को बदल दिया।
पहले रामचंद्र काक और फिर एक फौजी अफसर जनक सिंह को भी हटा दिया गया। इसके बाद हरि सिंह ने पंजाब हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मेहरचंद महाजन को कश्मीर का प्रधानमंत्री बना दिया। मेहरचंद महाजन के संबंध उस वक्त कांग्रेस से काफी अच्छे थे, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री नेहरू हो या फिर सरदार पटेल। 27 सितंबर 1947 को नेहरू सरदार पटेल को एक चिट्ठी लिखते हैं। उनकी चिंता कश्मीर में पैदा होती खतरनाक स्थिति के बारे में थी। उन्हें खबर मिल चुकी थी कि पाकिस्तान बड़ी संख्या में कश्मीर के भीतर घुसपैठियों को भेजने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने चिट्ठी में यह भी चिंता जताई कि हरि सिंह की सेना और प्रशासन पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसलिए वो चाहते थे कि हरि सिंह और शेख अब्दुल्ला में सुलह हो जाए, जिससे पाकिस्तानी हमले से पहले कश्मीर का जन समर्थन जुटाया जा सके। दरअसल पाकिस्तान ने कश्मीर को चौतरफा घेर लिया था। बावजूद इसके हरि सिंह कश्मीर का भारत में विलय नहीं चाहते थे। ये इससे भी पता चलता है कि 24 अक्टूबर को कबायली हमले से मात्र 12 दिन पहले जम्मू कश्मीर के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ दोस्ताना संबंध रखना चाहते हैं। लगातार उड़ रही अफवाहों के बावजूद हमारा भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। घुसपैठियों को भेजे जाने की चिंता का जिक्र नेहरू की इस चिट्ठी में है, जिसे उन्होंने सरदार पटेल को लिखा था। वहीं आर.बी. पात्रा और शिशिर कुमार ने भी अपनी किताब कश्मीर अ स्टडी इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में इस बात को प्रमुखता से जगह दी है। कबायली हमले से 12 दिन पहले तक भी हरि सिंह कश्मीर का विलय ना तो भारत में चाहते थे और ना पाकिस्तान में। इसी के तुरंत बाद 22 अक्टूबर को खबर आई कि हथियारबंद हमलावरों ने कश्मीर पर उत्तर की दिशा से हमला कर दिया है। इन हमलावरों में ज्यादातर पठान थे। लेफ्टिनेंट जनरल एल.पी. सेन ने इस बारे में अपनी किताब स्लेंडर वॉज द थ्रेड में कबायली हमले और पाकिस्तान की सेना के बारे में विस्तार से लिखा है। दरअसल कश्मीर में दाखिल होने के बाद ये कबीलाई पठान हमलावर तेजी से झेलम की ओर बढ़ रहे थे और फिर उसके बाद किशनगंगा के किनारे बसे मुजफ्फराबाद की ओर बढ़े, जो सरहद से सिर्फ 7 मील दूर था। हालांकि मुजफ्फराबाद में जम्मू कश्मीर की इन्फेंट्री बटालियन थी, लेकिन पुंछ विद्रोह के बाद ये बटालियन के जवान हिंदू मुस्लिम में बटे हुए थे। मुजफ्फराबाद पर कब्जा हो चुका था, लेकिन यहाँ से भागते समय लोगों ने श्रीनगर फोन कर दिया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर रियासत की फौज के कार्यकारी ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने कुछ सिपाहियों के साथ उरी की तरफ अपना रुख किया और एहतियात बरतते हुए उरी और मुजफ्फराबाद के बीच पड़ने वाले पुल को उड़ा दिया। इस घटना ने हमलावरों को लगभग 48 घंटे रोके रखा। हालांकि उसके बाद वो नदी पार करने में कामयाब हो गए और उरी होते हुए सबसे पहले उन्होंने माहोटा की तरफ अपना रुख किया। माहोटा में सबसे पहले कबायलियों ने पावर हाउस पर कब्जा किया और बिजली काट दी। इसी पावर हाउस से श्रीनगर में बिजली सप्लाई होती थी। इसकी वजह से पूरा श्रीनगर अंधेरे में डूब गया। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल रहे लेखक एम.जे. अकबर ने अपनी किताब कश्मीर बिहाइंड द विल में कश्मीर पर कबायली हमले के दौरान एक घटना का जिक्र करते हुए बताने की कोशिश की है कि कैसे कश्मीरी सेना का प्रमुख अपनी शहादत दे देता है। दरअसल 22 अक्टूबर को कबायलियों के साथ पाकिस्तानी सेना के सैनिक 26 अक्टूबर तक मुजफ्फराबाद से बारामूला तक पहुंच गए, लेकिन इसी बीच कश्मीरी सेना के प्रमुख राजेंद्र सिंह ने अपने 150-200 सैनिकों के साथ कबायलियों से लोहा लिया और उन्हें बारामूला तक रोकने में कामयाब हुए। हालांकि इस दौरान उनकी मौत हो गई। बाद में भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र भी दिया। जब महाराजा हरि सिंह को लगा कि अब वो चौतरफा गिर गए हैं और श्रीनगर से मात्र 50 मील की दूरी पर ही कबायली हैं और पाकिस्तान की आर्मी उनका साथ दे रही है, तो उन्हें भारत की याद आई। 26 अक्टूबर की सुबह जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री मेहरचंद महाजन और सरदार पटेल के सचिव मेनन दिल्ली पहुंचे और एक बैठक हुई। बैठक में पंडित नेहरू, गृह मंत्री सरदार पटेल, महाजन, मेनन के अलावा माउंटबेटन भी मौजूद थे। जब महाजन ने भारत से सैन्य मदद मांगी तो तय हुआ कि पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाए जाएं, जिसके बाद मेनन जम्मू पहुंचे, जहां राजा हरि सिंह ने शरण ली हुई थी। उनसे विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराए गए और 27 अक्टूबर की सुबह भारतीय सैनिकों के साथ पहला जहाज, जो एक यात्री विमान था
जिसका नाम था 28 डकोटा। उससे सैनिक और हथियार भेजे गए। लेखक NN प्रसाद और धर्मपाल की किताब हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशंस इन जम्मू एंड कश्मीर में हरि सिंह के ऊपर मंडराने वाले खतरे के बादलों का बखूबी जिक्र किया गया है। विलय पत्र पर समझौता होने के बाद जब सेना जम्मू कश्मीर पहुंची तो उसने पाकिस्तानी सेना और कबायलियों को खदेड़ने के लिए खास रणनीति पर काम करना शुरू किया। लेखक और इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब भारत गांधी के बाद में लिखा है कि भारतीय सेना ने वहां पहुंचते ही श्रीनगर के चारों तरफ सुरक्षा का मजबूत घेरा बना दिया और कश्मीर के बाकी हिस्सों को हमलावरों से मुक्त करने की तैयारी करने लगे। 8 नवंबर तक भारतीय सेना बारामूला को कब्जा मुक्त करवाने के लिए प्रतिबद्ध हो गई थी और उसको उन्होंने कब्जा मुक्त करवा भी लिया। उसके अगले दिन उरी से भी हमलावरों को जवानों ने खदेड़ दिया और 14 नवंबर तक भारतीय सेना ने गुलमर्ग और तनमार्ग पर भी कब्जा कर लिया। हालांकि विवाद अभी सुलझा नहीं था क्योंकि मामला बहुसंख्यक जनता के धर्म से जुड़ा हुआ था। जिन्ना लगातार इस बात को कह रहे थे कि कबायली हमले में पाकिस्तानी सेना का कोई रोल नहीं है। इसी दौरान जिन्ना और माउंटबेटन की एक बैठक हुई। इस दौरान जिन्ना ने फिर से कश्मीर और भारत के विलय को अवैध ठहराया, जिस पर माउंटबेटन ने सैन्य कार्रवाई को वैध बताते हुए कबायली हमले को इसका जिम्मेदार ठहराया। समझौते के प्रयास के लिए हो रही इस बैठक में जिन्ना ने वो सच कबूल कर दिया जिसे पाकिस्तान हमेशा नकारता रहा। जिन्ना ने कहा था कि भारत अगर अपनी सेना कश्मीर से वापस बुला ले तो मैं कबायली हमले बंद करवा सकता हूं, यानी कबायली हमलों में पाकिस्तान का हाथ था। ये बात जिन्ना ने खुद कबूल की थी। उधर 2 नवंबर 1947 को रेडियो पर दिए गए अपने भाषण में नेहरू ने पहली बार जनमत संग्रह और संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का जिक्र करते हुए कहा कि हमले का खतरा टल जाने के बाद हमारा अपनी तरफ से कश्मीर में सेनाओं के इस्तेमाल का कोई इरादा नहीं है। हम इस बात के लिए तैयार हैं कि जब शांति और कानून व्यवस्था स्थापित हो जाएगी तब संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं की देखरेख में जनमत संग्रह कराया जाएगा। इस बात का जिक्र कश्मीर नामा किताब के लेखक अशोक कुमार पांडे ने किया है। ये तथ्य उन्होंने अपनी किताब में कई अन्य किताबों का अध्ययन करके लिखा है। साथ ही सी दास गुप्ता ने भी अपनी किताब वॉर एंड डिप्लोमेसी इन कश्मीर में किया है। इसके बाद 1 जनवरी 1948 को कश्मीर मसले को माउंटबेटन की सलाह पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में ले जाने का फैसला लिया। चूंकि कश्मीर का विलय भारत में हो चुका था, इसलिए भारत चाहता था कि UN उत्तरी कश्मीर के हिस्से को पाकिस्तान से खाली करवाने में मदद करे। जनवरी और फरवरी 1948 में सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे पर काफी बैठकें हुई। इतिहासकार रामचंद्र गुहा की किताब इंडिया आफ्टर गांधी के मुताबिक भारत को एक बड़ा झटका तब लगा जब सुरक्षा परिषद ने एजेंडा आइटम के नाम जम्मू कश्मीर प्रश्न को बदलकर भारत पाकिस्तान प्रश्न कर दिया। 5 जनवरी 1948 को शेख अब्दुल्ला ने संयुक्त राष्ट्र में एक भाषण दिया और सुरक्षा परिषद द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों से उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो कश्मीर में मुझे मेरी स्थिति से डिगा सके। जब तक वहां के लोग मेरे समर्थन में हैं, तब तक मुझे वहां से कोई हिला नहीं सकता। अब तक नेहरू इस बात पर बुरी तरह अफसोस कर रहे थे कि ये भारत ये मसला संयुक्त राष्ट्र में क्यों लेके गया। उन्होंने माउंटबेटन से कहा कि वे इस बात से दुखी हैं कि नियम कानूनों की जगह ताकत की राजनीति इस संगठन यानी संयुक्त राष्ट्र को चला रही है, जो पूरी तरह से अमेरिकी प्रभाव में है। उन्होंने ये भी कहा कि अंग्रेजों की तरह संयुक्त राष्ट्र की भी हमारे मुद्दे से कोई सहानुभूति नहीं है। इसी बीच मार्च 1948 में मेहर चंद की जगह शेख अब्दुल्ला कश्मीर के नए प्रधानमंत्री बन गए। इसके बाद मई के मध्य में उरी से उत्तर पश्चिम की दिशा में एक इन्फेंट्री ब्रिगेड आगे की ओर बढ़ी। इसमें टिथवाल शहर पर कब्जा कर लिया, लेकिन मुजफ्फराबाद की तरफ जाने वाले रास्ते में कई बड़े और कड़े प्रतिरोध का सामना भी करना पड़ा। उधर हर घड़ी बदल रही नियंत्रण रेखा के उस पार पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर में सरकार की स्थापना कर दी। इसके बाद जून 1948 से लेकर अक्टूबर 1948 तक धारा 370 को लेकर शेख अब्दुल्ला, गोपाल स्वामी अयंगर और पटेल में काफी तीखी बहस चली और 16 अक्टूबर पर
धारा 370 पर सहमति बनी और यहीं से शुरू हो जाता है एक नया विवाद। इस एपिसोड में यहीं तक, लेकिन इसके आगे धारा 370, कश्मीर, नेहरू और पटेल को लेकर जिन बातों का जिक्र अक्सर होता है उसे मैं आगे बताने की कोशिश करूंगा। नमस्कार।